नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। राजद से श्याम रजक के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। साथ ही कयास भी लगने लगे हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई है कि आखिर क्यों आरजेडी से मुंह भंग होते जा रहा है उनके ही नेताओं का और वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज बारीकी से चर्चा करेंगे कि इससे जब श्याम रजक ने अगर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो इससे आरजेडी को कितना नुकसान, कितना फायदा होगा और एनडीए को इन सबसे कितना फायदा होगा। क्योंकि अगर बिहार में नेताओं की बात करें तो जो बड़े बड़े दलित चेहरे हैं वो एनडीए के साथ है, फिर चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर अशोक चौधरी। और ऐसे में अगर श्याम रजक भी एनडीए का हिस्सा होते हैं तो एनडीए को कितना फायदा होगा। इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि श्याम रजक ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आप मोहरा चल रहे थे, हम रिश्ते निभा रहे थे। तो उनका जो वो दर्द था वो पूरा छलक रहा था। क्या कहना चाहेंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले उनकी और दो लाइनों को मैं दोहरा देना चाहता हूँ जो श्याम रजक जी ने कहा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। शायद वो शतरंज के खेल को समझे हुए होते तो धोखा नहीं खाते। और तब वो आगे कहते हैं कि आप चाले चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। ये पीड़ा, ये दर्द तो साफ साफ झलक रहा है कि धोखा कौन दिया, चाल कौन चल रहे थे और इनके साथ कौन सा व्यवहार हुआ। एक लंबे दशक से, 4 दशक से सक्रिय राजनीति में और राजनीति के मैं मानता हूं कि एक शिखर पर एक वैसे दलित चेहरे के रूप में श्याम रजक हैं। पार्टियां जो हो वो एनडीए में रहे, आरजेडी में रहे, लेकिन एक उनकी अपनी एक पहचान थी। बड़े सम्मान के साथ 2020 में इनको ले जाया गया था वहां आरजेडी में। 2009 में इसके पहले वो आरजेडी छोड़े थे। उसके पहले तो श्याम और राम की जोड़ी कही जाती थी, रामकृपाल यादव, श्याम रजक। रामकृपाल यादव आज कहाँ है सबको पता है। और श्याम रजक जब पार्टी छोड़ी तो किस पीड़ा, किस दर्द का बयां करते हुए छोड़ी, इस बात को आप समझ सकते। और तेजस्वी यादव की जो प्रतिक्रिया आई कि पार्टी तो लोग छोड़ते ही रहते, शायद एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं। अगर 4-5 महीने में देखेंगे तो कई लोगों ने पार्टी छोड़ी। इसका हवाला उन्होंने दिया कि जब चुनाव आता है तो लोग पार्टी छोड़ते रहते। बिल्कुल इस सच्चाई को कौन नहीं स्वीकार करेगा कि पार्टी और पार्टी के जो सिपाही होते हैं उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की तो होती ही है ना। और जब आप चुनाव लड़ने से उनको वंचित कर दीजिएगा तो फिर तो वो पार्टी छोड़ेंगे और वैसे लोगों को मौका देंगे जो लोगों ने पार्टी में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन चूंकि आपके खास हैं इसलिए पार्टी। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का वो वाक्य आपको याद होगा कि उनको 1 लोटा पानी कह करके किनारे कर दिया गया था। जब उन्होंने पीड़ा में पार्टी छोड़ी थी आरजेडी तो कह दिया गया था कि अरे ये तो 1 लोटा पानी की तरह है, इस समुद्र से 1 लोटा पानी ही निकल जाएगा। तो बिल्कुल महत्व समझ में आया। तो 4-5 महीनों में इधर आरजेडी में कई बड़े नेता, अशफाक करीम हो, विशन एक प्रवक्ता बनाए थे, वो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी के रूप में आए थे, इनके यहाँ पार्टी में शामिल हुए थे, करुणा सागर हो, कई लोगों ने इनकी पार्टी छोड़ी है जिनके बड़े नाम। आखिर पार्टी उनको छोड़नी क्यों पड़ रही? वो तो आपके संघर्ष के साथी हैं, आपके साथ वो लड़ने आए हैं, आपके साथ वो काम करने आए हैं। आखिर पार्टी ने कितना इग्नोर किया उन्हें? अब श्याम रजक वो आपने अपनी पार्टी में शामिल कराया 2020 में। फुलवारी से वो चुनाव लड़ते थे, ठीक है, महागठबंधन में
वो सीट चली गई CPIML को, और गोपाल रविदास वहां से सिटिंग MLA हैं, वो चुनाव जीत गए। तो आपने उनको आश्वस्त किया कि चलिए आपको हम कहीं न कहीं लोकसभा में लड़ाएंगे। समस्तीपुर के बारे में माना जा रहा था कि समस्तीपुर से श्याम रजक जो है वो उम्मीदवार होंगे, उनको लड़ाया जाएगा, लेकिन समस्तीपुर से किनको चुनाव लड़ाया गया सबको पता है। मुन्नी रजक को MLC बना दिया गया, श्याम रजक को किनारे किया गया। चलिए MLC भी अब उन्हीं के खाते में, आगे भी कोई संभावना दिख नहीं रही थी। तो श्याम रजक को अगर आपके पास जो शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित सीटें हैं, अगर श्याम रजक को आप मौका राजनीति में नहीं देंगे चुनाव लड़ने का, केवल एक राष्ट्रीय महासचिव बना करके रखेंगे, और वह भी वो वाकया आपको भी याद होगा, सबको याद है कि तेज प्रताप यादव जी ने जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किया था, ये बेहोश गए थे और फिर कैसे कहे कि भाई मैंने अगर कोई फोन नहीं उठाया या पूछ ही लिया तो इसमें कौन सा मैंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मुझे इस तरह से व्यवहार उन्होंने किया है। तो श्याम रजक एक सिंबल है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि श्याम रजक सिंबल है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि चुनाव जब नजदीक होता है तो इस तरह से नेताओं का आना जाना लगा रहता है। शायद लगता है कि अगर इस तरह के बयान आते रहेंगे और इस तरह से पार्टी में नेता छोड़ते रहेंगे तो कहीं आरजेडी के लिए बैकफायर न कर जाए, इस बात को भी आरजेडी को सोचना है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई है कि कहीं आरजेडी के अंदर खाने कुछ चल तो नहीं रहा है। आखिर क्यों बार बार आरजेडी के नेताओं का मुंह भंग हो रहा है? अरे बिल्कुल सही बात है कि चल तो रहा ही है। अब कभी लालू प्रसाद पार्टी के मुखिया हुआ करते थे, तो वो गांव से लेकर के खेत खलिहान से लेकर के और पटना और राज्य के हर कोने के लोगों से सीधे उनकी मुलाकात होती थी, बात होती थी, उनकी समस्या सुनते थे, उनको जगह देते थे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का भी ख्याल किया जाता। अब चीजें उस तरह से नहीं है, और आरजेडी के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि वहां भी कई ध्रुव बन गए हैं, परिवार में ही कई ध्रुव बन गए हैं, और कौन किनके नजदीक हैं, कौन किनसे दूरी बनाए हुए रहते हैं, हर चीज पर निगाह और नजर रखी जाती है। तो जब परिवार में भी कई खेमे हो जाएंगे और हर लोग अलग अलग खेमे से जुड़ जाएंगे, आपने देखा होगा कि तेजस्वी प्रसाद जी कई कार्यक्रमों से अपने को किनारे कर लेते हैं। इवेंट सत्र चलते रहता है और बतौर विपक्ष के नेता वो सत्र में उपस्थित नहीं होते, जबकि जनता ये उम्मीद करती है कि विपक्ष के नेता मुखर होकर के सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। जब विपक्ष के नेता ही वहां मौजूद नहीं हो तो फिर बाकी की बात होगी। तो ये सवाल तो है कि आखिर राजद जो एक माना जाता है सांगठनिक ताकत पार्टी, जिसमें लालू प्रसाद ने एक नई धार दी, और ये पार्टी एक लंबे वर्षों तक एक अस्तित्व में है, एक ध्रुव बना हुआ है राजनीति का, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। आखिर उनके लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, और छोड़ भी रहे हैं तो जो उनका दर्द है, जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को समझा जा सकता है कि कैसे उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ। साफ साफ वो कह रहे हैं कि मेरे साथ तो धोखा हुआ, मतलब कुछ आश्वासन उनको मिला था, और जब पार्टी में अपने को शामिल कर लिए तो बिल्कुल उनसे किनारे अपने को कर ली पार्टी। वहां पर कोई व्यक्ति तो होता पैचअप करने वाला जो बातचीत करके उस चीज को सुलझाता, लेकिन जब आप पार्टी में किन्हीं को बुलाते हैं और बुला करके फिर अपने को अलग थलग कर लेते हैं और उनसे मिलना जुलना या उनको कोई जगह देना या उनकी भावना का कद्र करना बंद कर देते हैं, तो कार्यकर्ता या पार्टी के कद्दावर नेता उदासीन जब अपने को महसूस करते हैं कि लगता है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है पार्टी में, तो बड़े निराश भाव से अंत में वो पार्टी छोड़ने का निर्णय लेते हैं। और मैं तो बता रहा हूँ कि इधर 4-5 महीनों में पार्टी छोड़ने की जो फहरिस्त है उसको देख लीजिए, लोग छोड़। तो कहीं ना कहीं तो कुछ लगता है कि सांगठनिक सामंजस्य का अभाव कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ नहीं है, तभी तो ये स्थिति बन रही है कि आखिर ये निर्णय कौन लेंगे, किन्हीं को पार्टी में रोकने का और किन्हीं को पार्टी में लाने का।
ये निर्णय किसी एक व्यक्ति का तो होना चाहिए। वो व्यक्ति कौन है जो अधिकृत है, ये सवाल तो जाकर के ठहर जाता है आरजेडी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस बात की भी चर्चाएं तेज हो गई है कि अब जब उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया है तो वो फिर से जेडीयू में जा सकते हैं। नहीं, आज तो कई अखबारों ने तो लिखा है कि 1 सितंबर को शायद वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। श्याम रजक जी ने कहा है कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन एक संभावना यही है कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ा, चूंकि बिहार की राजनीति की परिस्थितियां कब क्या हो जाएगी पता तो चलता नहीं है। तो अगर इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन में गोपाल रविदास तो सिटिंग एमएलए हैं वहां के, जो सीपीआई-एमएल के हैं, तो वो तो लड़ेंगे ही। लेकिन अगर वो चूंकि फुलवारी से वो लगातार जीतते रहे हैं, तो अगर जेडीयू ज्वाइन करते हैं या जेडीयू के तरफ से आश्वासन मिलता है तो शायद वो सीट श्याम रजक जी को मिल सकता है कि ठीक है 25 का चुनाव आप लड़िए फुलवारी से। तो शायद चुनाव लड़ने के ख्याल से तो सबसे फीड सीट मानी जाएगी फुलवारी शरीफ, जो जेडीयू के खाते में आएगी और श्याम रजक जी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसकी संभावना पूरी दिखती है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले ही अशोक चौधरी जो जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था सार्वजनिक तौर पर कि देखिए अभी कितने लोग टूट करके आते हैं और कितने लोग अभी हमारे संपर्क में। तो ये जो अशोक चौधरी वाली बात है, श्याम रजक मैं मानता हूँ कि अगर उनकी शुरुआत है, पार्टी को सोचना हो कि अपने लोगों को हम कैसे रोके और कैसे उनको सम्मान दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो अगर दलित नेताओं पे देखें तो जो भी बड़े चेहरे हैं जैसे कि चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, ये सारे एनडीए के साथ हैं। तो अगर आप श्याम रजक भी एनडीए के साथ हो जाते तो इससे एनडीए को कितना फायदा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा, क्योंकि श्याम रजक की एक पहचान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर है। श्याम रजक लंबे दिनों तक मंत्रिमंडल में रहे हैं, वो चाहे आरजेडी की सरकार रही हो या जेडीयू की सरकार रही हो, तो एक मंत्री के तौर पर नहीं, एक नेता के तौर पर, क्योंकि वो चंद्रशेखर काल से ही वो राजनीति में सक्रिय हैं। उन्हीं की पद यात्रा में ये शामिल हुए थे और वहीं से राजनीति में ये धार देना शुरू किए थे। तो श्याम रजक की पहचान अगर है एक बड़े दलित चेहरे के रूप में, तो अगर वो एनडीए के खेमे में आ जाते हैं तो एनडीए को निश्चित रूप से इसको फायदा होगा और एनडीए इसको अपनाएगी कि देखिए यही तो होता है कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन में लोग रहना तो चाहते हैं, लौट करके भी जाते हैं, लेकिन जब वहां उनको अपमान मिलता है, जब वहां उनको जगह नहीं मिलती है, वहां उनको किनारे कर दिया जाता है, तो घुटन महसूस करके फिर वो हमारे गठबंधन में लौट आते हैं। तो इसका फायदा तो उठाएगी और दलित समाज में इसका मैसेज तो जाता ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि चिराग पासवान हो या पशुपति कुमार पारस हो, वो एनडीए के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी हो, वो एनडीए के साथ खड़े हैं। अगर अशोक चौधरी की बात किया जाए तो एनडीए के साथ खड़े हैं। श्याम रजक जो एक बड़े चेहरे थे और वो लौट गए थे 2020 में फिर आरजेडी में, जहां पर वो मजबूती के साथ आरजेडी से थे, आरजेडी उनको रोक नहीं पाई, वो भी लौट करके एनडीए में आ गए। तो श्याम रजक का एनडीए में लौटना एनडीए के लिए तो एक, मैं मानता हूं कि एक एज तो मिल ही जा रहा है एनडीए को। और स्वाभाविक रूप से तेजस्वी जी जिस तरह से भी कह लें कि चुनाव है तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन शायद श्याम रजक जी को रोकना चाहिए था पार्टी में सम्मान दे करके। अगर नहीं रुके तो निश्चित रूप से इसके घाटे को आरजेडी को होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो 4 बड़े नेता एनडीए के साथ हो जाएंगे, दलित नेता, और फिर जब अगर बात की जाए विपक्ष की, आरजेडी की, तो इनको तो काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी 25 के चुनाव को लेकर। हाँ, दलित समाज में तो मैं बताया ना कि कुछ लोग हैं जो जिनकी पहचान इस लेवल की नहीं है। अब चंद्र राम है, तो हाजीपुर से इन्होंने चुनाव लड़ाया था, इनके पास आरजेडी के पास है, और भी कई दलित चेहरे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिनकी स्वीकार्यता अपने समाज में,
अब चिराग पासवान है तो उनकी स्वीकारिता है पासवान समाज में, वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, जो भी 5% 6% वोट है, चाहे वो रामविलास पासवान जी जीवित थे तब या चिराग पासवान जी अब हैं, तो वो ट्रांसफर करा लेते हैं जिस गठबंधन में भी होते हैं। जीतनराम मांझी, तो मांझी समाज जो है उसमें उनकी स्वीकारिता है, पूरे बिहार का मांझी समाज में एक मैसेजिंग तो कर ही देते हैं। और वो है अभी जो एक मंत्री हैं जो जेडीयू में, तो उनको भी मंत्री बनाया गया और मंत्री बना करके मांझी समाज में एक अच्छा मैसेज दिया गया है। तो जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, पशुपतिनाथ पारस हो या अशोक चौधरी हो, अशोक चौधरी का भी अपने समाज में तो वो घूम करके बताते ही हैं कि देखिए मैं इतने दिनों से मंत्रिमंडल में जगह दी गई, इतना मान सम्मान मिल रहा है, इस बार तो उनकी बेटी भी पार्लियामेंट की मेंबर हो गई समस्तीपुर से, श्याम रजक भी लौट के वहां चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक मैसेज देने के लिए कि अगर दलित यहाँ खुश नहीं होते, उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको राजनीति में हम मौका नहीं देते, तो शायद हमारे गठबंधन में नहीं होते, वो उस गठबंधन में होते। तो जो स्थापित नाम और चेहरे होते हैं, हर पार्टियां चाहती है कि थोड़ा उनको हम कुछ उपकृत करके भी रखें अपनी पार्टी में, उनको नाराज होकर करके दूसरी पार्टी में न जाने दें। अब आरजेडी अपनी कौन सी रणनीति के तहत अपने जो बड़े दलित चेहरे हैं उनको नहीं रोक पाती है, ये तो आरजेडी के लोग बेहतर बताते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, क्या जातीय समीकरण बैठाएगी आरजेडी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए ये पार्टी तो तैयार करनी होगी आरजेडी को। नहीं, पार्टी तो कहती है कि पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, फिर हम एक नया नेता खड़ा कर लेंगे, फिर हम एक विकल्प तैयार कर लेंगे, लेकिन लोगों का भरोसा इतना जल्दी होता नहीं। ठीक है, बिल्कुल आप नया विकल्प तैयार कर लें, नया नेता तैयार कर लें, नई उम्मीद के साथ फिर पार्टी को आप खड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन आखिर किस बात की नाराजगी होती है? श्याम रजक अगर वहां गए, अगर वो एनडीए ज्वाइन करते हैं, तो अपना दर्द पीड़ा भी तो बताएंगे कि किस तरह से उस पार्टी में हमको रखा गया और हमें अपमानित किया गया, हमें किनारे लगा दिया जाता था, हमें फ्रंट पर जगह नहीं दी जाती थी, कैसे हमें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। इसका तो घाटा पार्टी को होता ही है ना। नई पौध, नए लोग को आप तैयार कर लीजिएगा, उसकी कमी नहीं है, मैं मानता, लेकिन जो सधे हुए और मंजे हुए जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो हर धूप वर्षा पानी को झेले हुए होते हैं, उनके अनुभव, उनकी समझ भी पार्टी को एक खाद पानी देने का काम करती है। अब आरजेडी की क्या रणनीति होगी? श्याम रजक का विकल्प के तौर पर वो किनको रखेंगे? वो किनको रखेंगे कि पासवान समाज में हमारा पेनिट्रेशन कैसे हो, उसके लिए क्या करेंगे? अशोक चौधरी का विकल्प के तौर पर उदय नारायण चौधरी अभी उनकी पार्टी में है, किस तरह से उदय नारायण चौधरी के माध्यम से दलित समाज में वो धार देने की कोशिश करेंगे? जीतनराम मांझी का विकल्प के तौर पर मांझी समाज का कौन नेता को वो रखेंगे? तो होता है ना कि अगर उस गठबंधन में ये चेहरे हैं तो हमारे गठबंधन में भी ये चेहरे हैं। तो चेहरे तो आपकी पार्टी में है, लेकिन आप उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं, उनको भी नहीं रख पा रहे हैं, तो जो है वो भी आपके हाथ से नाराज होकर के निकल जा रहे हैं। और नई पौध, नए लोगों को तैयार करने में तो वक्त लगेगा, अब जबकि चुनाव सामने है। बिहार का चुनाव अगर 25 में माना जाए तो बहुत देर तो नहीं है। तो अभी इस वक्त पार्टी से कोई व्यक्ति नाराज होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं, तो एक पार्टी पर तो एक बनता है कि पार्टी के लिए एक है चुनौती, कैसे उसको भरपाई करेंगे, या आरजेडी कैसे रणनीति बनाएगी कि दलित समाज को भरोसा दिला पाएगी कि असली दलितों के हितैषी और दलितों के लिए बेहतर सोचने वाले हमारा गठबंधन, हमारी ही पार्टी है, तो आरजेडी के लोग ही बेहतर बता पाएंगे। जी, चलिए डॉक्टर साहब, ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे बस यही है कि जिससे हमने शुरुआत की थी, जो बात हम श्याम रजक के शायरी की कर रहे थे कि इस्तीफे के बाद जो उन्होंने शायरी बयां की थी, तो जो वो मोहरे की बात कर रहे हैं और अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की बात कर रहे हैं, तो किस मोहरे की बात कर रहे हैं? आरजेडी के किस चाल में फंस गए वो? देखिए, अब 2020 में अगर तेजस्वी यादव ने पूरे सम्मान के साथ इनको अपनी पार्टी में लाया, 2009 में तो ये जेडीयू में चले गए थे,
वहां लगातार मंत्री बन रहे थे, कई विभागों की अलग अलग जिम्मेवारी इनको दी गई थी। ऊर्जा विभाग की जिम्मेवारी, खाद्यापूर्ति विभाग की जिम्मेवारी, इंडस्ट्री विभाग की जिम्मेवारी। लेकिन कोई व्यक्ति कोई पार्टी छोड़ करके फिर आरजेडी में अपनी पार्टी में ये लौटे, तो तेजस्वी यादव ने तो इनको कुछ आश्वासन दिया होगा। तो आश्वासन में पहली बात तो कि 2020 में इनको कोई जगह नहीं मिली। अगर जगह मिलती तो ये चुनाव लड़ते। फुलवारीशरीफ की सीट महागठबंधन के खाते में चली गई और वहां से गोपाल रविदास चुनाव जीत गए। तो एक तो कि वो कह रहे थे कि भाई वहां हमें जगह नहीं मिली, हम तो भरोसा कर रहे थे। फिर इनको आश्वासन दिया गया कि आपको पार्लियामेंट लड़ा देंगे। तो पार्लियामेंट में भी ये उम्मीद किए हुए होंगे कि कोई सुरक्षित सीट से हमें उम्मीदवार बना दिया जाएगा। और ये तो बता रहे थे कि समस्तीपुर से हम प्रमुख दावेदार हैं। अब वहां महेश्वर हजारी के लड़के को चुनाव लड़ा दिया गया, तो वहां भी लग रहा था कि हम पर मोहरा चला जा रहा है और हम चुपचाप मुख दर्शक की तरह हम देख रहे हैं। फिर इनको लगा कि ऐसे लोगों को लगता है कि कहीं विधान परिषद में या राज्यसभा में हमको जगह दे दी जाएगी। तो विधान परिषद में मुनी रजब को भेज दिया गया। लगा कि कहीं राज्यसभा में हमको जगह दे दी जाएगी, राज्यसभा में भी इनको नहीं भेजा गया। तो वही बता रहे थे कि भाई मैं तो आरजेडी में आकर के और फिर उन रिश्तों को ये कर रहा था, निर्वहन कर रहा था, पार्टी को सींच रहे थे। और लोग जो थे मोहरे चल रहे थे कि चलो इनको तो ले ही आए, अब ये जाएंगे लौट करके कहाँ, इनको रखते हैं और हम इनकी जगह पर कोई और को जगह दे देते हैं। इसी मोहरे की बात वो कर रहे थे, जो जितनी मेरी समझ है, जो साराना अंदाज में वो कह रहे थे कि वो मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। तो मोहरा तो यही मैं मानूंगा कि राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति को क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें, यही तो होता है ना उनको सम्मान। वो जगह अगर कहीं नहीं होती है तो उस पीड़ा को बयां कर रहे थे कि हम उम्मीद लगाए बैठे थे और वो कहीं कुछ और कर दे रहे थे। मैं उनके चाल को नहीं समझ पाया, और चाल को इसलिए नहीं समझ पाया कि शतरंज का मैं खिलाड़ी नहीं हूं। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है कि श्याम रजक राजनीति में इतने अपरिपक्व हैं कि अगर वो बोल रहे थे तो मैं उन पर मुहर ही लगा दूं कि बिल्कुल वो सही बोल रहे। शतरंज को वो खूब समझ रहे थे। वो ये भी समझ रहे थे कि मोहरे कैसे चला जाता है, लेकिन चूंकि उस पार्टी में वो चले गए थे, अब निर्णय में श्याम रजक जी क्या कोई भूमिका नहीं थी, इस वजह से ये पीड़ा बयां कर रहे होंगे कि रिश्तेदारी में निभा रहा था और वो मोहरे चल रहे थे। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर संजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें श्याम रजक की इस्तीफे की, तो उन्होंने बड़े अनोखे अंदाज में इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद शायराना अंदाज में कहा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चलते थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। जी हाँ, श्याम रजक ने इस तरह के शायराने अंदाज में कहा है। हालांकि अगर बात राजद की जाए तो बीते दिनों में देखा जाए तो राजद से उनके नेता नाराज हो रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका मोह भंग हो रहा है राजद से, क्योंकि राजद उन्हें वो सम्मान नहीं दे पा रही है। हालांकि आने वाली विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन सब को देखने के बाद ये कहा जा सकता है, ये कहना गलत भी नहीं होगा कि आरजेडी को इसका नुकसान उठा सकता है। हालांकि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है, और अभी तो ये शुरुआत है। 2025 के चुनाव की तैयारी चल रही है, अभी चुनाव हुआ नहीं है और इस बीच बहुत सारा कुछ हो सकता है और बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, किसे फायदा किसे नुकसान पहुंचता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।